नेक्स्ट हमारे पास इस एक और टाइप स्वामी जी ने अपनी पुस्तक में मेंशन की है, और +3/2m - 7 is equals to 2m - 9 upon 2m + 1। ये हमारे पास टाइप थी 2m + 3/2m - 7 is equals to 2m - 9 upon 2m + 1। फाइन। इस टाइप के अंदर, इन सच टाइप ऑफ इक्वेशन, अब देखिए यहां भी देखो आइडेंटिफाई करने वाली बात है। अगर आप न्यूमरेटर, सम ऑफ द न्यूमरेटर इज सेम एज द सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। देखिए न्यूमरेटर्स मेरे पास जो है n1 + n2 जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर, वो हमारे पास क्या है 2m + 3 + 2m - 9, ये हमारे पास न्यूमरेटर्स है। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर्स अगर मैं यहाँ फाइंड करूंगा तो वो मुझे मिलेगा 4m - 6। और अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर्स का सम फाइंड करते हैं d1 + d2, then d1 + d2 it is equals to 2m - 7 + 2m + 1। तो ये सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या हो गया 4m - 6। तो sum of the numerators it is equals to sum of the denominators। स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है। देखिए जब प्रैक्टिस होगी और आइडेंटिफाई करेंगे तब हमें ये चीज मिलेगी कि अगर हमें सम ऑफ न्यूमरेटर और सम ऑफ डिनोमिनेटर सेम मिलता है तो इस सम को आप 0 पुट कर दीजिए, 4m - 6 को आप 0 पुट कीजिए, यहां से m की वैल्यू आपको मिल जाएगी। m की वैल्यू आपकी 6/4 दैट इज 3/2 आपको मिलेगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसी का। देखिए ये ना आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करने दीजिए। हाँ जी, एक ये लीजिए, सम ऑफ द न्यूमरेटर्स इट इज इक्वल टू सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इसी का एक और हम। 5a + 11 अपॉन 5a + 14 is equals to 3a + 5 अपॉन 3a + 2। ये पार्ट है हमारे पास। 5a + 11 अपॉन 5a + 14 is equals to 3a + 5 अपॉन 3a + 2 की वैल्यू -2। डेफिनेटली सम ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स अगर आप चेक करेंगे तो सम ऑफ द न्यूमरेटर्स एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स आपको मिलेगा 8a + 11 सॉरी 16 8a + 16 मिलेगा। उससे आप 0 पुट करेंगे तो वहां से आपको a is equals to -2 मिल जाएगा। यू कैन राइट a is equals to -2। तो देखिए इस टाइप की इक्वेशन स्वामी जी ने अपने उसमें डिस्कस की है, बुक में डिस्कस की है। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम इजीली दे सकते हैं। और भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस स्वामी जी ने अपने पुस्तक में रखा है, डिस्कस किया है। तो ये तो मैंने कुछ टाइप्स आपके साथ डिस्कस की। इसके बाद मैंने एक पार्ट अभी आपको जो बोला था कि हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड करना बच्चों को बताते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे कि अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और आप मुझे बताइएगा कि क्या स्टूडेंट्स कितना कंफर्टेबली और कितने स्टेप्स में इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ वी हैव 4x⁵5, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं ले रहा हूं, प्लस 3x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 5।
ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल्स टू 3 पर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एट x इज इक्वल्स टू 3। ये से कुछ भी लिख सकते हैं हम इस टाइप से कि ये px हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है। फिर x के स्थान पर 3 रखना होगा ना? x के स्थान पे 3 रखना होगा। तो आप बताइएगा कि अगर बच्चा x के स्थान पे 3 रखेगा तो कितना कंफर्टेबल होगा इस वैल्यू को फाइंड करने में। मींस कुछ ना कुछ तो स्टेप्स भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगी और बच्चे की ताकत भी लगेगी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि पहले x पावर 3 पावर 5 तक उसे फाइंड करना पड़ेगा, फिर वहां मल्टीप्लिकेशन भी उसे करनी पड़ेगी। तो आइए ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं आपको इसका वैदिक सूत्र के माध्यम से, हमारे पास एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं अनुरूपेण, बाय प्रोपोर्शनेटली। तो देखिए किस तरीके से उस सूत्र के प्रयोग से हम यहाँ वैदिक मेथड से मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमने जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, देखिए पावर 5 से शुरू हो रहा है, तो ऑर्डर में मैं सारे कोफिशिएंट्स को लिख लूंगा ऑर्डर के अंदर। 4 3 3, ये 2 नेगेटिव है तो -2, 3 नेगेटिव है 3 बार डिनोट -3 और ये आपके पास आ गया 5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। आप तब तक अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी इसे सॉल्व करते रहिए सो दैट वी कैन हैव अ फाइनल आंसर, कि हमें फाइनल आंसर हमारा मैच हो जाए ट्रेडिशनल मेथड से भी और अपने वैदिक गणित के सूत्र से भी। अब इसमें हमने जो करना है वो ध्यान से सुनिएगा कि वी विल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कोफिशिएंट इन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ऑर्डर। जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था उसके कोफिशिएंट्स को हम ऑर्डर में लिख देंगे। लिखने के बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 3 को लेफ्ट से हम शुरू करेंगे, लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई करके 3 को लेफ्ट मोस्ट नंबर से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 12 मिला। और जो अगला डिजिट है आपके पास, अगला कोफिशिएंट है, उसे ऐड कर दीजिए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमें 12 मिला और अगला जो कोफिशिएंट है हमारा 3, उसे हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, 15 मिला। तब तक मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जो हमारे मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करते रहिए, जो कि हमें एग्जैक्ट आंसर हमारा दोनों मेथड से मैच हो जाए। पहला स्टेप, जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू फाइंड करनी थी उसको हमने लेफ्ट मोस्ट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और अगले कोफिशिएंट में हमने उसे ऐड कर दिया, हमें मिला 15। अब ये जो 15 सम आया मेरा, इस 15 को मैं दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 15 को जब मैंने 3 से जिस पॉइंट पे, 74 आई थिंक आंसर है सर, आंसर कितना, 1274 1274 आपका आंसर आ रहा होगा। देखिए अब 1274 आपका आंसर आया। मैम उसमें स्टेप कितने करने पड़े लगभग हमें? सर मैंने दो टर्म्स में से कॉमन ले लिया, ओके x4 ओके और ओके ओके, x2। दैट्स गुड। बट अगर हम बच्चे की बात करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट तो लग ही जाएंगे बच्चे को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए देखिए फिर हम क्या करते हैं कि हमें ये 15 मिला, इस 15 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 3 45 और अगले कोफिशिएंट को ऐड कर दूंगा मैं, अगले कोफिशिएंट को मैं ऐड कर दूंगा। तो 15 3 45 प्लस 3 मैंने किया तो मुझे क्या मिला, 48 मिल गया। ये स्टेप क्लियर होने चाहिए आपको। 48 मिला मुझे अगला सम। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस 48 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 48 को यहाँ जो मेरे पास आया, इसको मैं इस 3 से, जिससे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 48 3 आपको मिलेगा, 4 3 12 और 8 2 16, ये 144 आपके पास हो जाएगा। 144 में से जब आप -2 है क्योंकि ये, तो 144 -2 करेंगे तो आपको मिलेगा 142 हमें मिल गया।
अब इस 142 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 142 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नेक्स्ट कोफिशिएंट को आप उसमें ऐड कर देंगे, तो 142 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 426, और 426 में से जब आप 3 माइनस करोगे तो इस के नीचे हमें जो कोफिशिएंट मिल रहा है वो 423 मिल गया। 423 इज द कोफिशिएंट। अब लास्ट पार्ट तक हमें पहुंचना है। 423 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जब हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 9 6 12 1269, और 1269 में जब आप ये कोफिशिएंट ऐड करोगे 1269 प्लस 5 आपने किया तो मैम जो आपने बोला मुझे आंसर 1274 ही मुझे एज अ आंसर मिल गया। इज द मेथड, पहली चीज मेथड और आंसर दोनों क्लियर हैं या नहीं आपको? जी सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं और वहां से चीजें और क्लियर होंगी कि हमें किस अप्रोच के साथ काम करना है। हमारे पास एक्सप्रेशन है x³ / 3 प्लस 2x² / 5 प्लस x -7। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि कोफिशिएंट्स जो लिखे जाएंगे वो ऑर्डर में लिखे जाएंगे। सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट, फिर x² का कोफिशिएंट, x² के बाद x आता है उसका कोफिशिएंट, और आखिरी में आपका जो कांस्टेंट नंबर है वो आपने लिखा। इसके पश्चात हमने यहाँ वैल्यू जो फाइंड करनी है इसकी, लेट्स से x = 6 पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। x = 6 आपका नंबर है। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, x = 6/3 किया 2 आ जाएगा, और 2 + 2/5 आप करेंगे। 2 + 2/5, 2/5 जो होगा हमारा वो 0.4 होगा। ये यहाँ थोड़ा सा पॉइंट आपने संभलना है कि जब हमने 6 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 मिल गया, और फिर ये वाला कोफिशिएंट मुझे ऐड करना था तो 2 के अंदर मैं 0.4 ऐड करूंगा तो ये मुझे 2.4 मिल जाएगा। अब इस 2.4 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2.4 × 6 मैं करूंगा और उसमें ये 1 ऐड कर दूंगा। तो 2.4 × 6 जब आपने किया 24 6 144 होता है, तो 14.4 हो जाएगा, और 14.4 में जब आप ये 1 ऐड करोगे तो यहाँ आपको 15.4 मिलेगा। अब इस 15.4 को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 15.4 मीन्स योर 150 427/5 को जब आप देखते हैं डेसिमल्स में निकलेंगे, हमारा आंसर डेसिमल में हम चल पड़े एक्चुअली में। तो यहाँ आपको क्या मिलता है, 92.4 मिलता है, और 92.4 से आप 7 को कैंसिल कर दीजिए तो आपका जो आंसर होगा दैट केम आउट टू बी 85.4। Yes, it's same, इट sir. शुड बी 85। ओके फाइन। तो देखिए जब हम वैदिक से चल रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा सा स्टेप ऑफ कैलकुलेशन जो है वो कम होता चला जाएगा, और किसी भी टाइप के एक्सप्रेशंस आप लीजिए उन एक्सप्रेशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कीजिए और स्टूडेंट्स को भी कराइए, और एक अपना पूरा का पूरा काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक बनाइए कि स्टूडेंट्स को हम इस तरीके से अप्रोचेस दे सकते हैं। और मेरा जो पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि हम अपने क्लासरूम में इनको इंटीग्रेट करेंगे तो वहां हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। इफ वी स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दीज थिंग्स इन आवर क्लासरूम, और जितना इंटीग्रेशन क्लासरूम के अंदर हो जाएगा उतना हमारे लिए बेटर होगा, स्टूडेंट्स के लिए बेटर होगा, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एज तभी आएगी, एक कहते हैं ना कि स्पॉटलाइट, जब स्टूडेंट इस टाइप की चीजों को इनिशियल स्टेजेस में ही करना शुरू कर देगा। एक सबसे बड़ा अप्रोच तो यही होता है कि थोड़ा सा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट का बढ़ाएं, और उसके बाद हम स्टूडेंट को उस ट्रैक पे डाल दें कि हाँ स्टूडेंट इस टाइप की प्रॉब्लम्स को खुद से आइडेंटिफाई करना शुरू करें। जो एक कहते हैं ना मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर जनरेट होनी शुरू हो जाए, वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दे नंबर्स को, एल्जेब्रा की टर्म्स को, एक्सप्रेशंस को, इन सभी चीजों को।